हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे नए यूनिट देखेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 8। ये जो यूनिट है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों ही बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे हम एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले जो हमने यूनिट देखा था, यूनिट नंबर 7, जो कि एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन था। तो वहाँ पे हमने जो भी थ्योरी थी, कितने तरह के सर्विस कनेक्शन होते हैं और किस तरह से हम उसकी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताया था। यहाँ पे हम एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन के बारे में हम देखेंगे। तो जो भी एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन था उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे। तो अगर कुछ और न्यूमेरिकल देखना चाहें तो आप लोग बुक से एग्जाम्पल या फिर जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब स्टेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में वे स्थान हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम होता है, ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि परिवर्तन करते हैं या फिर उसका हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है कि ये जो है सब स्टेशन कहलाता है। जैसे जो सब स्टेशन है इलेक्ट्रिक सिस्टम में निम्न परिवर्तन या कंट्रोल करने हेतु हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो जो भी सब स्टेशन है कुछ यहाँ पे उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं कि सब स्टेशन बनाते हैं। और नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि जो भी सब स्टेशन होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज़ से, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के पर्पज़ से बनाया जाता है या फिर वोल्टेज को स्टेप अप करने के पर्पज़ से बनाया जाता है। तो अलग अलग सब स्टेशन का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हम बनाते हैं। चाहे 30/11 की भी सब स्टेशन हुआ या फिर 11/415 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस तरह से जो भी हम सब स्टेशन बनाते हैं उसका कुछ पर्पज होता है। वोल्टेज को हमको स्टेप डाउन करना है या फिर हमको स्टेप अप करना है। जैसे कि वोल्टेज को अगर हम स्टेप डाउन करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन डिजाइन कर रहे हैं। अगर वोल्टेज को हमको स्टेप अप करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और वहाँ पे वोल्टेज जो होता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में हम कन्वर्ट करते हैं। और वहाँ पे हम ये जो करते हैं ये ट्रांसमिशन पर्पस के हिसाब से हम करते हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जो स्टेशन है इलेक्ट्रिक सिस्टम में निम्न परिवर्तन के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे सब स्टेशन डिजाइन करने का जो पहला उद्देश्य होता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम में वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए हम सब स्टेशन डिजाइन करते हैं। दूसरा ये कि सप्लाई वोल्टेज को एसी को डीसी में परिवर्तित करने हेतु हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि जो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसमें वोल्टेज प्रोवाइड करना है डीसी, तो वहाँ पे हम जो भी सब स्टेशन बनाते हैं तो वहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। या फिर ऐसे भी कुछ मशीनें हैं या फिर कुछ फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे हमको डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम सब स्टेशन बनाते हैं और वहाँ पे एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। फिर सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए हम सब स्टेशन बनाते हैं। ठीक है, जो भी सप्लाई सिस्टम है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन की जो भी सुविधा है उसको बनाने के लिए, प्रदान करने के लिए हम ये चीज़ सब स्टेशन डिज़ाइन करते हैं। फिर सप्लाई वोल्टेज को ऑपरेट व कंट्रोल करने के लिए जो भी सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट या फिर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सब स्टेशन बनाते हैं। सब स्टेशन बनाने से ये होता है कि जो भी उस पॉइंट से आगे या फिर उस पॉइंट से पहले कोई किसी तरह की अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या फिर ट्रांसमिशन लाइन में कोई दिक्कत है तो हम वहाँ पे उस सब स्टेशन से हम सप्लाई को कट ऑफ करके फिर जो भी फर्दर हमको जो भी फॉल्ट रीजन है उसको हम आइसोलेट करके और फिर हम रिपेयरिंग कर लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सब स्टेशन बनाने के, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के उपकरण एवं उपसाधन, यानी कि जो भी सब स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट और एसेसरीज यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उपसाधन हैं, यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो जो भी विभिन्न इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में उपयोग में लाए जाने वाले मुख्य उपकरण व उपसाधन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे बस बार के बारे में जानेंगे कि बस बार होता क्या है और ये क्यों यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग ये चीज़ें ये नाम सुन चुके हैं पहले ही, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि बस बार का यूज जो है, बस बार का जो बस होता है वह कंडक्टर वायर या फिर स्ट्रिप होती है या फिर छड़ होती है जिससे आवश्यकता अनुसार अनेक कनेक्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, बस बार क्या होता है, एक तरह का कह सकते हैं कि एक कंडक्टर वायर होता है या फिर स्ट्रिप पत्ती होती है या फिर कह सकते हैं कि रॉड होता है जिससे हमको क्या करते हैं कि आवश्यकता अनुसार अनेक कनेक्शन किए जा सकते हैं। जैसा कि जितने भी हमको नंबर ऑफ सब सर्किट बनाने हों या फिर कितने ही हमको जनरेटर जो भी हैं सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्ट करने हों तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बस बार का हम यूज करते हैं। या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा कनेक्शन लेना हो तो वहाँ हम बस बार का प्रयोग करते हैं, बस बार का यूज करते हैं। ये जो बस बार होते हैं ये कॉपर या फिर एल्युमिनियम की वर्गाकार
या फिर आयताकार छड़ की बनी होती है, या फिर नली की आकार की बनी होती है, या फिर ठोस में होता है, या फिर स्ट्रिंग कंडक्टर के रूप में होते हैं। ठीक है, तो जो भी बस बार है ये कॉपर या फिर एल्युमिनियम का वर्गाकार होता है या फिर आयताकार होता है, पाइप के रूप में हो सकता है, सॉलिड के रूप में हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग कंडक्टर के रूप में हो सकता है। बस बार पर सभी उपकरणों को जोड़ना सुविधाप्रद हो जाता है। ठीक है, तथा इस प्रकार की व्यवस्था करना संभव हो जाता है कि बिना किसी अन्य सर्किट को प्रभावित किए आवश्यकता अनुसार किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बस बार पर सभी उपकरणों को जोड़ना है, यानी कि जितने भी तरह के उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको जोड़ना जो है काफ़ी इजी होता है, लाभप्रद होता है। इसलिए हम इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तथा बिना किसी अन्य सर्किट को प्रभावित किए, ठीक है, आवश्यकता अनुसार किसी भी सर्किट को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अगर हम किसी सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो अगर बहुत सारी सर्किटें कनेक्टेड हैं एक ही बस बार पे, तो किसी एक पर्टिकुलर सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हम इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा मेजर एडवांटेज होता है बस बार का। इसके बाद हम देखेंगे आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है? ये आइसोलेटर जो है नाम सुन चुके हैं आप लोग, मुझे लगता है पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। थर्ड ईयर वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर वाले हो सकता है अभी न जानते हो ये चीज़ें। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि आइसोलेटर क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि आइसोलेटर यानी कि ऐसी डिवाइस जो कि आइसोलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में किसी पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेट करने के लिए, अर्थात विलगित करने के लिए, अलग करने के लिए हम आइसोलेटर का हम यूज करते हैं। सॉरी, आइसोलेटर नहीं है, ये इंसुलेटर है। आइसोलेटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इंसुलेटर जान लेते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में पोस्ट टाइप व बुश टाइप इंसुलेटर यूज में लाए जाते हैं, जिस पर लाइन बस बार इत्यादि स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी लाइन बस बार होता है उसको हम किस ये पोस्ट टाइप या फिर बुश टाइप हम इंसुलेटर यूज करते हैं। और ये जो होता है इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में हम यूज करते हैं। इसके बाद से हम आइसोलेटर देखेंगे। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आइसोलेटर क्या होता है, तो आइसोलेटर ऐसी डिवाइस है जो कि ऐसी मतलब कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस है जो कि कनेक्टिंग एंड ब्रेकिंग डिवाइस की तरह हम यूज करते हैं, जिसका उपयोग पावर सर्किट के किसी भी भाग को सर्किट ब्रेकर द्वारा लोड को ऑफ कर देने के बाद सर्किट में मैकेनिकली पृथक करने हेतु यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आइसोलेटर होता है ये कह सकते हैं कि नो लोड कंडीशन में ये काम करता है, अर्थात किसी भी सर्किट में अनलोड पे हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो इसके ऑपरेट कब होता है, ये हमेशा ही नो लोड पे ऑपरेट होगा, नो वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। अर्थात ये जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर के द्वारा हम क्या करते हैं, लोड को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्किट में जो मैकेनिकली
अलग करने के लिए हम आइसोलेटर यूज करते हैं। जैसे किसी सब स्टेशन या फिर दो सब स्टेशन के बीच में बहुत सारे आइसोलेटर लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। एक सब स्टेशन में बहुत सारे आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, रिले लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों लगी होती हैं? प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सब चीज़ें यूज करते हैं। चाहे वो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन हुआ, चाहे ये जो भी सब स्टेशन पे जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हो गया। चाहे पैनल यूज कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, मशीनें यूज कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हम ये सारी सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हैं। और ये जो आइसोलेटर होता है ये किसी फॉल्टी पार्ट के पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर के ऑपरेट होने के बाद ही हम क्या करते हैं कि आइसोलेटर को हम ऑपरेट करते हैं। मैकेनिकली उसको क्या करते हैं, सर्किट को ओपन करते हैं। फिर जिस पार्ट में हमको फॉल्ट हुआ होता है उस फॉल्ट को दूर करके रिपेयर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि आइसोलेटर को ही हम क्या करते हैं, फिर से हम कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है यहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर जो होता है, सर्किट को फुल लोड करंट पर सर्किट को सामान्य करंट को काटने व जोड़ने या जीरो लोड करंट पर सर्किट को ओपन या क्लोज करने हेतु तथा शॉर्ट सर्किट के केस में सर्किट को ओपन व क्लोज करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर होता है ये ऑन लोड और नो लोड दोनों पे ही ये काम करता है। और शॉर्ट सर्किट के केस में भी ये सर्किट को ओपन क्लोज करने के लिए हम यूज में लाते हैं। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि सर्किट ब्रेकर अर्थात सर्किट को ब्रेक करने वाला, सर्किट को ओपन करने वाला, अर्थात ऐसी डिवाइस जो कि सर्किट को ओपन करती है, क्लोज करती है, सर्किट को ब्रेक करती है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। सर्किट की असामान्य स्थिति में सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप ऑफ होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो जो भी जिस सर्किट में हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं तो उस सर्किट में अगर असामान्य स्थिति आ रही है, अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है, जैसे फॉल्ट की कंडीशन हो गई, कहीं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गया, तो उस केस में या फिर ओवरलोडिंग कंडीशन हो गया, तो उस केस में जो सर्किट ब्रेकर होता है ये क्या होते हैं कि असामान्य स्थिति कहलाते हैं। और उस केस में जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप होकर के क्या होता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। अर्थात जो भी हमारी सर्किट से कनेक्टेड लोड है या फिर मशीनें हैं या फिर इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद आता है लोड इंटरप्टर स्विचेस। ये लोड इंटरप्टर स्विचेस क्या होते हैं, इनका जो यूज होता है सामान्य लोड स्थिति में वोल्टेज सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लोड इंटरप्टर जो स्विच होता है ये लोड की कंडीशन में सामान्य लोड की स्थिति में वोल्टेज को ओपन या फिर ऑन या ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद से आता है फ्यूज। फ्यूज का नाम आप लोग सुन चुके हैं और फ्यूज के बारे में काफ़ी चीज़ें बताया जा चुका है पिछली कक्षाओं में।
और सेकेंड ईयर में भी है ये चीज़ें, फ्यूज क्या होता है हमने बताया है क्लास में भी। थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो भी फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में, फ्यूज जो भी है घरों में भी यूज करते हैं, सब स्टेशन पे यूज करते हैं, कंपनियों में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और जो भी वर्कशॉप है वहाँ भी हम यूज करते हैं। अर्थात जहाँ भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, सेफ्टी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में फ्यूज का यूज जो है डिवाइस को की सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइस के सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, सर्किट की सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, जो भी मशीनें हैं उनके सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। तो इसके बारे में हमको यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूज बस यूज किया जाता है, ये इतना जान लीजिए। इसका शब्द है पावर ट्रांसफार्मर। तो चूँकि ट्रांसफार्मर का नाम जानते हैं आप लोग, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, इनपुट वोल्टेज की और आउटपुट वोल्टेज की। और जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन की तरह से यूज करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की तरह से भी यूज करते हैं। तो इसी तरह से जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन किया जाता है, पावर ट्रांसफार्मर इसी काम में यूज में लाया जाता है। तो जो भी पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज में लाया जाता है, और ऐसे ट्रांसफार्मर ही क्या कहलाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। प्रोटेक्टिव रिले, यहाँ पे हम रिले के बारे में देखेंगे कि रिले क्या होता है। और तो चूँकि जो है रिले जो होता है एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच होता है, जो कि कहीं पे भी हम यूज करते हैं सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए, जो भी मशीनें हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए सब स्टेशन पे यूज करते हैं, रेलवे में यूज करते हैं, हर जगह जहाँ पे भी हमको सेफ्टी की ज़रूरत होती है ऑटोमेटिक स्विच की तरह से यूज करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिले वे लो पावर ऑपरेटेड डिवाइस होती है जो हाई पावर डिवाइस के ऑपरेट होने पर ऑपरेट होती है। फॉल्ट की कंडीशन में ट्रिप होने के निर्देश सर्किट ब्रेकर को रिले से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भी सर्किट होता है उसमें सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं, तो सर्किट ब्रेकर को जो सिग्नल देने का जो काम करता है वो रिले ही करता है। ये रिले क्या करता है कि ये लो वोल्टेज ऑपरेटेड या फिर लो पावर ऑपरेटेड डिवाइस होती है, जो कि हाई पावर डिवाइस के ऑपरेट होने पर ये क्या होता है, ऑपरेट होता है। अर्थात एक जो भी हाई पावर की ऑपरेटेड जो भी डिवाइसेस हैं उनकी रेटेड वोल्टेज या फिर रेटेड पावर से ज़्यादा या फिर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट होती है, तो उस कंडीशन में ये रिले ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ये रिले ऑपरेट होने के बाद क्या करता है कि ये सिग्नल भेजता है किसको, सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर को सिग्नल प्राप्त होते ही सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। अर्थात जिस भी सर्किट में ये लोड लगा होता है और जहाँ पे भी फॉल्ट की कंडीशन, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन या फिर ओवरलोड की कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में ये रिले क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, अर्थात ओपन कर देता है, जिससे हमारी सामान की सेफ्टी हो जाती है। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टिव रिले यूज करते हैं।
इसके बाद से यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल केबल्स। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में कंट्रोल केबल है तो हम मल्टी कोर केबल यूज में लाते हैं, जिससे आवश्यकता अनुसार 10.37 या फिर 61 कंडक्टर होते हैं, जिन्हें सामान्य केबल ट्रंच में स्थापित किया जाता है। तो ये कंट्रोल केबल होते हैं जो कि यूज किया जाता है। इसके बाद से इंडिकेटर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी को कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, पावर मीटर और एनर्जी मीटर का हम यूज करते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रिक तथा सब स्टेशन में इसका जो यूज है हम इलेक्ट्रिक एंड सब स्टेशन में हम करते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं सब स्टेशन पे लगाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम यूज करते हैं, और जो कि वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, एनर्जी मीटर आदि को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। इसके बाद से यहाँ पे हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अर्थात ऐसे ट्रांसफार्मर जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में हम यूज करते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम बता चुके हैं कि दो तरह के होते हैं, सीटी एंड पीटी, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये दोनों ट्रांसफार्मर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेटर व मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तथा प्रोटेक्टिव रिले की करंट, पावर व वोल्टेज की सीमा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जनरली हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। करंट को बढ़ाने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी इंडिकेटर होता है या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज सीमा के अंदर ही वो काम कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम वोल्टेज को देते हैं तो क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी इंडिकेटर होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर जो भी प्रोटेक्टिव रिले है उसकी करंट, वोल्टेज व पावर की सीमा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ही हम यूज़ करते हैं। और करंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थात करंट बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि करंट की मेजरिंग करने के लिए, अर्थात उसके रेंज को ज़्यादा से ज़्यादा रेंज तक हमको करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तथा वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन EIM में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है सीटी और पीटी, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। बस ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, ये हाई वोल्टेज सर्किट में हम यूज करते हैं जहाँ पे करंट को, मैक्सिमम करंट को मेजर करना होता है या फिर हाई वोल्टेज को मेजर करना होता है, तो वहाँ पे हम करंट ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। इसके बाद से आता है कैरियर करंट इक्विपमेंट। तो जो भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में ऐसे उपकरण भी यूज में लाए जाते हैं, रिलेइंग, टेलीमेट्री में या फिर सुपरवाइजरी कार्य में यूज किया जाता है। ऐसे उपकरण हाई वोल्टेज पावर सर्किट में संयोजित किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में ऐसे उपकरण भी यूज करते हैं जो कि रिलेंट टेलीमेट्री यानी कि टेलीमेट्री अर्थात कि जो कि हम टेलीमेट्री की तरह से यूज करते हैं या फिर सुपरवाइजरी की तरह से यूज करते हैं, यूज कार्य में यूज में लाया जाता है। तो ऐसे उपकरण जो है हाई वोल्टेज पावर सर्किट में संयोजित किया जाता है और ये कैरियर करंट